सबसे पहले देखो सेंटेंस अरेंजमेंट क्यों पढ़ना रहता है। हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। ये दो आते हैं एग्जाम्स में। अब जैसे अगर मान लो आप सीडीएस दे रहे हो तो सीडीएस एग्जाम में देखोगे वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट ये सेपरेटली आता है, अलग अलग आता है। ठीक है। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स में देखोगे तो एसएससी के एग्जाम्स में वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट ये कंबाइंड एक साथ मिला के दे दिया जाता है। ठीक है। और बैंक पीओ के एग्जाम्स में अब एक एक अरेंजमेंट पे, जैसे अगर वन अरेंजमेंट है, जनरली ये आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं। वन अरेंजमेंट में पांच क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे एक एक अरेंजमेंट पे एक एक क्वेश्चंस होता है। तो ध्यान दो, एसएससी में और सीडीएस में अगर हमें महसूस हो कि हाँ इसके बाद जो एक्चुअल उसका फॉर्मेशन है उसमें एक भी समझ में आ जाता है ना, और जरा से भी क्लिक कर जाता है, अगर एक ही ऑप्शन होता है तो फिर हम क्या करते हैं ना, उस आंसर को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन बाकी के मामले में तो पीओ के मामले में आपको पूरा पूरा अरेंज करना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि आपसे ये भी पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज द सेकेंड सेंटेंस, विच इज द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, ऐसे करके आएगा। और एसएससी में अगर एक रहा SPQR, मान लो एक ही में है जहां पे S के बाद P है और हमें लग रहा है ऑप्शन देख के कि भाई हमारा जो अरेंजमेंट हो रहा है वो S के बाद P आना चाहिए, तो जैसे हमारा क्लिक करेगा कि S के बाद P आना चाहिए, मैं तुरंत ऑप्शन में उतरूंगी। जनरली आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे जो करेक्ट होंगे, तो जैसे मैं ऑप्शन में उतरूंगी वैसे ही S के बाद अगर P देखूंगी सिर्फ एक में है तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं वहीं पर रुक के उस आंसर को मार्क करूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। अब आओ सबसे पहले कि हम वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट का डिफरेंस समझ लें। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले आओ एग्जाम्पल 1 में। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये क्या है ना, आधा अधूरा सेंटेंसेस है। 1 भी आधा अधूरा है, सेकेंड में भी कोई सेंटेंस तो नहीं है, Q भी कोई सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं है, ये वर्ड अरेंजमेंट है। वर्ड अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आओ कि वर्ड अरेंजमेंट में हमें देखना क्या है। देखो वर्ड अरेंजमेंट में सबसे पहले आप एक सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो अब एक चीज मार्क कर रहे हो कि हमने पहले एक कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाया, यानी जैसे सब्जेक्ट का जिक्र होगा मुझे महसूस होगा जरूरत वर्ब का। अगर इस वर्ब को भी तोड़ोगे और मैं कहूं आई टीच नहीं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो पहले हेल्पिंग वर्ब में तोड़ोगे। अगर अकेला वर्ब है तो मैंने वर्ब लगा दिया टीच, लेकिन अगर तोड़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करना चाहेंगे तो मैक्सिमम केसेस में, हमेशा तो नहीं, सब्जेक्ट से शुरू होगा और उसके बाद अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके तुरंत बाद आपको एहसास होगा कि हमें एक वर्ब की जरूरत महसूस हो रही है। ठीक है, नाउ इफ आई से आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, नहीं सिखा रही हूं मैं आपको रिटन इंग्लिश सिखा रही हूं। तो अगर मैं स्पोकन या रिटन इंग्लिश की बात करूं, इसका मतलब है किस तरह का इंग्लिश,
ये एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है। इसका मतलब है कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, यानी या तो यहां आएगा, और अगर मैं प्रोनाउन के बदले में टीचर्स टीच इंग्लिश कह दूं, और अगर मैं कहूं टीचर्स कैसा टीचर्स, एफिशिएंट टीचर्स, इसका मतलब नाउन के पहले। दिस मीन्स अगर एडजेक्टिव का जिक्र होगा तो वो नाउन के पहले होगा, नहीं तो वर्ब के बाद होगा, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर एडजेक्टिव का जिक्र हो रहा है तो नाउन के पहले। अगर मैं कहूं आई टीच स्पोकन इंग्लिश हियर, हियर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका मतलब है कि अगर हम एडवर्ब लगाएंगे तो एडवर्ब यहां आएगा। एक सेंटेंस में स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आप वर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो। अब अगर मैं ये कहूं कि टीचर्स आर, तो पूछोगे टीचर्स आर क्या, एफिशिएंट, चलो हो गया, समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। इसका मतलब है कि जब आपको एक सब्जेक्ट दिखे तो आपको एहसास होना चाहिए कि इसके बाद हमें वर्ब चाहिए। चलो हो सकता है एक्टिव वॉइस नहीं हो, अगर एक्टिव वॉइस नहीं हो, पैसिव वॉइस हो, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। ऑब्जेक्ट से होती है तब भी उसके बाद वर्ब लगता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हमें उसके बाद एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा टीचर्स, तो कहोगे टीचर्स क्या, आर, ठीक है वर्ब मिल गया। आर क्या, मैंने कहा एफिशिएंट, एडजेक्टिव मिल गया, अब समझ में आ गया। यानी कम से कम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा बनाओ जिससे उसका कुछ मीनिंग तो निकले। टीचर्स आर एफिशिएंट का मीनिंग निकल रहा है, आर टीचर्स एफिशिएंट, तब हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए, यानी अगर क्वेश्चन मार्क होगा तभी आर पहले आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक सेंटेंस बोल रहे हो तो टीचर्स आर एफिशिएंट, लेकिन अगर आगे जाके जब आगे पहुंच गए आप तो आप एक क्वेश्चन मार्क देख रहे हो तो आर को पहले लगाना पड़ा, आर टीचर्स एफिशिएंट। लेकिन अगर मैं कहूं एफिशिएंट से शुरू करो तो एफिशिएंट किससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी जब तक कि मुझे एक इन्वर्जन का फॉर्मेशन का वहां पे दरकार नहीं होगा तब तक। इसीलिए पूरा कंप्लीट ग्रामर का भी इंपॉर्टेंस यहां पे हो जाता है। चलो पहले हम लोग एग्जाम्पल से करके देखते हैं। द हीरोज ऑफ पीस आर क्या, द हीरोज ऑफ पीस आर, जैसे मैंने कहा द हीरोज ऑफ पीस आर, पूछोगे क्या, क्या, अब क्या का जवाब ग्रेट सोशल रॉन्ग्स तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो पीस के हीरो से, पीस मतलब शांति, शांति के जो हीरो है वो सामाजिक गलती तो नहीं होगा। अगर मैं द हीरोज ऑफ पीस आर लिखूं तो आर के मुझे बाद कुछ ऐसा चाहिए जो उसको मीनिंगफुल बनाए। ये एंड तो बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि एंड तो जोड़ने का काम में आता है। अब आर के बाद मुझे दरकार महसूस हो रहा है क्या, अब क्या का आंसर आपको एस दे रहा है। द हीरोज ऑफ पीस आर ग्रेट स्कॉलर्स, अब महसूस हुआ कि हाँ बिल्कुल सही किया जा रहा है। द हीरोज ऑफ पीस आर ग्रेट स्कॉलर्स, यानी वन जो पहला सेंटेंस था। अब आओ मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूं एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स में। एसएससी में 2015-16 के लगभग तक आपका 1 और 6 नंबर सेंटेंस फिक्स्ड होता था, जिसके बीच में PQRS होता था। इस PQRS को अरेंज करना रहता था, जिसमें SPQR हो गया या QSPR करके, यानी कुछ भी हो ऐसा ऑप्शन जो इस पहला सेंटेंस यानी ये फर्स्ट सेंटेंस से शुरू होने के बाद ये 6 सेंटेंस में खत्म होने के बीच में ये जो भी फिट होता था वो हम फिट कर लेते थे। तो हम अभी पहले टाइप में है, इस टाइप में। अब जो आप देख रहे हो 2017 के क्वेश्चन पेपर्स में, एसएससी 2017
इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आपको कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का बैच है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मेंस के चक्कर में थोड़ा सा बीच में वो बैच को मैंने रोका था, अब वो रेगुलर शुरू हो जाएगा। एसएससी 2017 का जो टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस किया है, 22-25 टेस्ट पेपर डिस्कस कर दिया है मैंने, और उसमें आपने मार्क किया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ABCD करके है। इसका मतलब है कि हमें ये भी पता नहीं है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन है, फिर सेकंड सेंटेंस कौन है, हमें वो भी पता नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में जो यहां पे है। चलो अब आओ, मैंने जैसे कहा द हीरोज ऑफ पीस आर, पूछोगे क्या, ग्रेट स्कॉलर्स। मुझे लगा कि ये फिट हो रहा है, मेरी नजर तुरंत जाएगी ऑप्शन पे, और जैसे ऑप्शन पे गए देखा कि बस एक ही तो है जिसमें पहला शब्द जो है, और जो पहला है ऑप्शन वो एस है, यानी 1 के बाद एस आता है, हम सीधा 1 मार्क करें, एस ये 3 मार्क करेंगे, सी, आंसर सी, और बस खत्म। क्यों भाई, समय नहीं है हमारे पास, इतना समय नहीं है कि बैठ बैठ के मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूं। ठीक है, ये जो मेथड बताया 100% कंफर्म्ड मेथड नहीं है, इसमें गलती होने की संभावना रह जाती है कभी कभी, लेकिन सटीक मेथड जो होता है ना, वो टाइम टेकिंग भी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। यहाँ पर हमें कुछ रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस दिया है द हीरोज ऑफ पीस आर, और आर के बाद हमें पी महसूस हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता, आर ग्रेट स्कॉलर्स, बस एस होगा, बस समझ गए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में आओ, नो पार्ट ऑफ दिस बुक, नो पार्ट ऑफ दिस बुक के बाद क्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, नो पार्ट ऑफ दिस बुक, और तो बुक का कोई पार्ट है तो और स्टोर्ड तो नहीं हो सकता, फिर किसी दूसरे बुक का या कुछ और का होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। नो पार्ट ऑफ दिस बुक विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन, भाई सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब होगा तभी तो मीनिंगफुल बनेगा, इसका मतलब पी से शुरू होना चाहिए। क्या है, नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड, ये है नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड। देखो पैसिव वॉइस है कि अगर मैं कोई किताब लिख रही हूं तो उस किताब को आप मेरे परमिशन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर परमिशन के बिना आप नहीं छाप सकते हो, ये हर बुक में एक इंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, कॉपीराइट बुक का होता है सबका। नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड, यानी फिर से इसको आप रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि यही है जो फिट हो रहा है, तो मेरा नज़र सीधा ऑप्शन पे जाना चाहिए। ऑप्शन में आपको पी 2 जगह दिख रहा है, ए और डी, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हम जो 25% कंफर्म्ड थे, क्योंकि 4 ऑप्शन मतलब 25% चांस था सही होने का, अब मेरा 50% चांस सही होने का हो गया। क्यों 50%? इसीलिए कंफर्म्ड हो गया क्योंकि 2 ऑप्शन तो सीधा सीधा छट गया, है ना। नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड, रिप्रोड्यूस्ड के बाद या तो क्यू से होगा या तो आर होगा। मे बी रिप्रोड्यूस्ड and transmitted in any form or by any means or stored in a retrieval system। देखो यहाँ पे no part of this book may be reproduced। अब देखो एक प्रॉब्लम है कि या तो Q या तो R, दोनों तो मुझे सही लग रहा है कि ना ही हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही ट्रांसमिट कर सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज मार्क कर रहे हो, विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन, किसका परमिशन चाहिए आपको। मेरी किताब अगर केडी पब्लिकेशन ने छापा है तो आपको केडी पब्लिकेशन से इन राइटिंग आपको क्लियर परमिशन लेना पड़ेगा,
तभी आप मेरी किताब को छाट सकते हो, वरना आप पर कॉपीराइट का केस होगा। तो मैंने क्या कहा, विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द पब्लिशर, एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द पब्लिशर। दिस मीन्स P के बाद भी कंफ्यूजन था, Q भी आ सकता है, R भी आ सकता है, लेकिन आखिरी तो वर्ड S ही अब में आएगा, क्योंकि विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द पब्लिशर P से शुरू होगा, R में खत्म होगा। आंसर इज ए। फर्स्ट में क्या था, बहुत आराम से पहला ही जैसे ऑप्शन देखा कि 1 के बाद तो सीधा S होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन था। 2 में देखा 1 के बाद P होगा, 2 ऑप्शन था। दोनों में भी जब हम सेकेंड ऑप्शन में पहुंचे तो भाई कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ा तो एंड से भी जा सकता है, जोड़ा तो और से भी जा सकता है। लेकिन जैसे हमने देखा विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन, तो किसका परमिशन चाहिए, पब्लिशर का, यानी S के बाद 6 आएगा तो तुरंत फटाफट वो सेंटेंस हो गया, P से शुरू हुआ, S में खत्म हुआ। अब आओ थर्ड में, पीजी वुडहाउस। पीजी वुडहाउस क्या, अगर आप P कहोगे राइटिंग तो इसका मतलब टेंस का नॉलेज नहीं है। पीजी वुडहाउस इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, कोई तो हेल्पिंग वर्ब होगा जिसके बाद राइटिंग लगेगा। इसका मतलब है पीजी वुडहाउस क्या, मुझे वर्ब चाहिए, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो टेंस के अनुसार या पैसिव वॉइस के अनुसार सही होना चाहिए, इसीलिए आर से शुरू होना चाहिए। स्टार्टेड राइटिंग, पीजी वुडहाउस स्टार्टेड राइटिंग। स्टार्टेड राइटिंग के अलावा मुझे और कोई नहीं दिख रहा है जो उसको फिट कर रहा है, इसका मतलब है कि आंसर इज डी। देखो कई बार ऐसा होता है ना, लड़कों को खासकर ज़्यादा ही ये सब पंगे होते हैं लड़कों के साथ। वो जब देखेगा अच्छा पीजी वुडहाउस स्टार्टेड राइटिंग, तो स्टार्टेड राइटिंग क्या, उसके बाद वो समझ में नहीं आया क्या, फिर उसके बाद क्यों देखेगा, अच्छा इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सेंचुरी एंड कंटिन्यूड राइटिंग टिल हिज डेथ इन द मिड 70s। अच्छा 70s के मिड में वो मरा, तब तक वो लिखता रहा। भाई कहानी कथा करने के लिए हम एग्जाम देने थोड़ी गए, और ना ही इतना समय, इसीलिए बस शॉर्ट देखो, खत्म करो, आगे बढ़ो, यू हैव नो टाइम। ठीक है, ये 3 सेंटेंस हमने वर्ड अरेंजमेंट से किया। अब आप एग्जाम्पल 4 देखो, और जैसे आप S1 और S6 जैसा कुछ देखते हो ना, समझ जाना ये CDS का पेपर का है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तो SSC का स्ट्रेट अवे लिख देते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि S1 और S6 जब भी दिखे समझ जाना CDS का पेपर है। हम लोग क्या करते हैं ना, CDS का पेपर को भी SSC के आपके टेस्ट पेपर्स में डाल देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस तो हो जाए। और जानते हो कैसे डालते थे, S1 को 1 कर देते थे और S6 को 6 कर देते थे, और S6 को नीचे डाल देते थे, S1 को ऊपर डाल देते थे, यानी 1 और 6 ऊपर नीचे हो गया, बीच में PQRS हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, S1 और S6 हम एक ऊपर लगा देते थे, एक नीचे लगा देते थे, लेकिन देखो CDS ने क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की कि अब फिर नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो S1 को और S6 को एक साथ लगा देते हैं और बीच में PQRS लगाते हैं। ठीक है, देखो sentences are arranged to make a paragraph। आप देखो अगर मैं इस 6 सेंटेंस यानी S1, S6 और PQRS को अच्छे से अरेंज कर लूं तो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। और आप देखो ध्यान से, अगर हम एग्जाम्पल 1 में सारे वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिए तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। द हीरोज ऑफ पीस आर, वो कौन होते हैं, ग्रेट स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, वॉर के जो हीरोज होते हैं वो तो युद्ध में हमें जिता के लाते हैं, हमारे देश को बचाते हैं, लेकिन जो शांति के हीरोज होते हैं वो ग्रेट स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन एंड सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं। रिफॉर्म मतलब जो परिवर्तन करते हैं ना, यानी समाज में जो समाज सुधारक जिसको कहोगे वो होते हैं, जिन्होंने इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता और गरीबी को बैनिश किया यानी कि खत्म किया,
और सोशल रॉन्ग्स को, यानी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको एबॉलिश किया, जैसे सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, उनको एबॉलिश किया और लोगों के बेटरमेंट के लिए काम किया, उनके भलाई के लिए काम किया। देखो पूरा अरेंज किए तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। अब आ जाओ एग्जाम्पल 4 में, आप पूरा अरेंज करोगे तो आपका मीनिंगफुल एक पैराग्राफ बनेगा। ठीक है। जगदीश चंद्र बोस was born on 30th November 1853 at Parikhal, now in Bangladesh। आप देखो ध्यान से, इसमें पहले तो बता दिया कब पैदा हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है, परिखल नाम की जगह पे। अब उसके बाद आपका नजर सीधा स्लिप करना चाहिए पी पर। पी कह रहा है बट ही ऑल्सो न्यू। भाई पहले मुझे बताओ क्या जानते थे, तो फिर ना बोले ही ऑल्सो न्यू। ऑल्सो का मतलब है कि इसके अलावा ये भी जानते थे, तो पहले मुझे ये बताओ क्या जानते थे, तब ना मैं जोड़ूं ये भी जानते थे। बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट को जोड़ता है। अगर बट लगा रहे हो तो ही ऑल्सो न्यू, तो क्या पहले और क्या जानते थे कि ही ऑल्सो न्यू, इसका मतलब ये पहला नहीं हो सकता। हिज फादर बाबू भगवान दास वॉज अ रिमार्केबल मैन। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से। जब आप किसी व्यक्ति का उल्लेख करते हो, उसके बारे में उसका परिचय देते हो, तो पहले उसका नाम बताते हो, कब पैदा हुआ, और फिर उसके फादर के नाम को बताते हो। आप भी देखते हो जब भी अपना परिचय देते हो तो अपना जब नाम बताते हो और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ देने के बाद आपके फादर पे जाते हो। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस मुझे फिट लग रहा है। ठीक है। और यहां पर S1 के बाद मुझे Q महसूस हो रहा है। अब ध्यान दो, S1 के बाद अगर आपको Q महसूस हो रहा है तो हम फिर सीधा 50% तो करेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास समय नहीं हो तो भी 50%, अगर मैं गलत करूंगी तो भी 50% चांस होगा गलत होने का और 50% चांस होगा सही होने का, यानी एटलीस्ट हम फर्स्ट तक पहुंच गए। अब बताओ Q के बाद P होगा कि Q के बाद S होगा। हम A और C में ही अटकेंगे क्योंकि मेरी नजर कहाँ गई है, Q के बाद, क्योंकि Q है पहला, तो या तो A या तो C, यानी कि या तो P या तो S। Q में कह रहा है his father बाबू भगवान दास was a remarkable man। P में कह रहा है but he also knew that without technical education। भाई फिर से बट, क्यों बट? इसके फादर का इंट्रोडक्शन के बाद तो बट का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। पहले कुछ उसके बारे में बताइए कि क्या नो, यानी Q के बाद P नहीं होना चाहिए, Q के बाद हमें लग रहा है S होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है Q के बाद हम S चले गए। एक बार और सरसरी तौर पे देख लेते हैं कि क्या हम सही है। R फिर P के बाद P में बार बार एक ही चीज आ रहा था, विदाउट टेक्निकल एजुकेशन। P में कह रहा है विदाउट टेक्निकल एजुकेशन, कुछ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कह रहा है। S6 में भी आपकी नजर जानी चाहिए एक बार। देखो S6 में भी कुछ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ही है। इसका मतलब है ठीक है, P6 के बाद S6 बिल्कुल सही है। P के बाद S6 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि P में भी टेक्निकल एजुकेशन का कुछ जिक्र है और S6 में भी टेक्निकल एजुकेशन का जिक्र है, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो C होना चाहिए। अगर मान लो मैं उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तब भी मैं देखूंगी Q के बाद तो P नहीं होगा, तो C मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगी, है ना। कम से कम Q के बाद P नहीं होगा, इतना भी जानकारी हो तो C मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगी। मैंने आपको सिर्फ यही दिखाया कि देखो P के बाद S6 फिट हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना। अब आओ एग्जाम्पल 5 में, आप देख रहे हो ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। आ जाओ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल अपॉलिंगली। अपॉलिंगली का मतलब होता है गंदे तरीके से, घृणित तरीके से।
अपॉलिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल आपको गंदा लगे, फुल गंदे तरीके से भरा हुआ है। एंड दे आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर, और सब एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं, यानी कि इतना फुल हो गया है धरती लोगों से। कोई और इसमें कोई वर्ड का मीनिंग जो कंफ्यूजन वाला हो नहीं है। अब देखो, जब जैसे ये मैंने कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, अपॉलिंगली फुल, एंड दे आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर, तो कुछ अपने आप महसूस होगा कि भाई फुल ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि बहुत गंदे तरीके से भरा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम का जिक्र करना चाह रहा है ना। जब मैं कह रही हूं कि ये धरती गंदे तरीके से फुल है, लोगों से भरा हुआ है, इतने लोगों से भरा हुआ है कि सब एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं, टम्बलिंग ओवर ईच अदर, इसका मतलब मैं किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का जिक्र करने वाली हूं। देयर आर टू सॉल्यूशंस। भाई पहले तो प्रॉब्लम बताओ फिर सॉल्यूशन बताओगे ना, इसका मतलब ये सेंटेंस तो पहला हो ही नहीं सकता। वन इज द नाजी सॉल्यूशन, आ गया मेरे पास आंसर। जैसे मैंने कहा देयर आर टू सॉल्यूशंस, भाई ये तो सेंटेंस से नहीं हो सकता, लेकिन वन इज द नाजी सॉल्यूशन, दिस मीन्स जो कह रहा है देयर आर टू सॉल्यूशंस पी में, अब फिर कह रहा है वन इज द नाजी सॉल्यूशन, जरूर पी के बाद क्यों है। क्योंकि देखो ना, अगर मैं कहूं कि देयर आर टू सॉल्यूशंस, तो पहला जिक्र पहला और दूसरा जिक्र दूसरा होगा, है ना, दूसरा सॉल्यूशन का। वन इज द नाजी सॉल्यूशन, मुझे लग रहा है पी के बाद क्यों होगा। अगर मेरी किस्मत सही है तो पी के बाद क्यों एक ही ऑप्शन में होना चाहिए। और कई बार होता है कि किस्मत सही में फूटी होती है, तो पी के बाद क्यों आपका दिमाग में ऑप्शन आएगा ना, तो देखिएगा आपको तीन ऑप्शंस में, तीनों में पी के बाद क्यों है, तो अब फिर से वापस जाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी तेज नजर हो तो बहुत जल्दी ये सब पिक करते हैं, पी के बाद क्यों, पी के बाद क्यों, पी के बाद क्यों, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, और वो है डी। खत्म करो, आया समझ में। क्योंकि मैं तो सबसे पहले बोल रही थी कि भाई प्रॉब्लम क्या, पहले ये तो बताओ। जैसे मैं गई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, महसूस हुआ पॉपुलेशन का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। देयर आर टू सॉल्यूशंस, इसमें कहा यार पहले प्रॉब्लम तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे देखा वन इज द नाजी सॉल्यूशन, कहा अच्छा दो सॉल्यूशन है, वन इज द नाजी सॉल्यूशन, यानी कि पी के बाद तो क्यू ही होना चाहिए, है ना। अब आओ, पी के बाद क्यू एक ही में है, एंड दैट इज डी। ठीक है, चलो इसको एक बार पूरा करके देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया। अब अगर मैं इसको पूरा अरेंज करूं, सेंटेंस अरेंजमेंट है क्या। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब है कि आप उसको जब अरेंज कर रहे हो तो ऐसा अरेंज करो कि वो मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया है बस। अब अगर मैं अपने बात पर हूं कि हाँ मैं ऐसा बनाऊंगी कि मीनिंगफुल बनेगा, तो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिठा के देखते हैं। पहला में समझ में आ गया, बहुत गंदे तरीके से भरा हुआ है। अब एस में आओ, मोस्ट ऑफ द पीपल वन डजंट नो एंड सम ऑफ देम वन डजंट लाइक। अब इतने गंदे तरीके से भरा हुआ है ये दुनिया, अधिकतर लोगों को तो हम जानते नहीं हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं, कुछ हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, आर में आओ। अब क्यों पसंद नहीं करते, देखो उसमें आर का जिक्र है। वन डजंट लाइक द कलर ऑफ द स्किन, जैसे कि रेसिज्म, नस्लवाद देखते हो कि जो गोरे होते हैं वो कालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और द शेप ऑफ देयर नोज, उसके नाक की बनावट पसंद नहीं है, और द वे दे वॉक एंड टॉक, या बोलने या चलने का तरीका पसंद नहीं है। उसके बाद आते हैं पी। There are two solutions to overcome these dislikes. अब देख लो, डिसलाइक्स का जिक्र हो गया ना, नाक पसंद नहीं है, स्किन पसंद नहीं है, बोलने चलने का तरीका पसंद नहीं है, और इन सारे जो डिसलाइक्स है, देखो डिसलाइक्स का जिक्र हो चुका है ना आर में। उनसे उबरने के दो तरीके हैं। वन इज द नाजी सॉल्यूशन, इफ यू डोंट लाइक किल देम, बैनिश देम, जैसे ज्यूज का किया था जर्मनी में, है ना, क्या कहा, नहीं पसंद है मार दो जान से। एक तो नाजी सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, देखो 6 में, द अदर वे इज मच लेस थ्रिलिंग। इसमें थ्रिल नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं महसूस होगा आपको,
और वो वे है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का वे है इफ़ यू डोंट लाइक देम, टॉलरेट देम, ठीक है ना। और ये मच मोर प्रेफरेबल है क्योंकि ये दुनिया की शांति बना के रखती है। अब मैंने आपको सीडीएस का भी तरीका करा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बैंक पीओ एंड क्लर्क। पहले क्लर्क के एग्जाम्स में है ना क्वेश्चंस बहुत आसान आते थे। अभी देख लो, आपको एसबीआई का वैकेंसी निकल गया। होपफुली आप लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हो, जहां तक मैं मानती हूं। और कल DSSB का और एसबीआई का सबका वैकेंसी निकला है, तो आप जरा देख लेना और भर देना। पहले क्लर्क के एग्जाम्स में थोड़ा आसान आते थे क्वेश्चंस, लेकिन अब उतने आसान नहीं आते क्योंकि वो लगभग इक्विवेलेंट कर दिया है बैंक पीओ के, सेंटेंस अरेंजमेंट के बराबर ही कर दिया है। अब आइए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बैंक पीओ और क्लर्क में। जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, कई बार 7 भी सेंटेंसेस दे देता है, ऐसे रहेंगे। और उसमें देख लो क्वेश्चंस 5 होंगे। देखो इसमें 6 नंबर पे पहला क्वेश्चन में 3rd पूछा है, फिर 1st पूछा है, फिर 2nd पूछा, फिर 6th पूछा है, फिर 5th पूछा है। इसका मतलब है 1 अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चंस है। जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही थी अभी तक एसएससी के एग्जाम से लेकर, अब वो शॉर्ट ट्रिक यहां नहीं चलेगा, है ना। कहां नहीं चलेगा? आपके बैंक पीओ में। अब आपको पूरा कंप्लीट अरेंज करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर आपका जो अभी 2017 से रिलेटेड मैंने कहा है आपको, एसएससी 2017 से आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ABCD है। इसका मतलब है कि हमें इसमें तो देखो, इसमें तो एक ही क्वेश्चन है ना, लेकिन इनमें देखो बैंक पीओ में, एसएससी में, दोनों में एक ही चीज है। आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है, आपको चुनना पड़ेगा। यू हैव टू चूज। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कराए आपको, उसमें फर्स्ट सेंटेंस ऑलरेडी दिया था। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था कि हाँ सेंटेंस का शुरुआत क्या होगा, वो पहले से दिया था। लेकिन अब क्या है, चाहे 2017 से देख लो या बैंक का देख लो, पहला सेंटेंस आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले 6th में, द ब्लेम ऑफ लैकिंग क्रिएटिविटी इज हाउएवर। ये जो वर्ड हाउएवर है ना, हाउएवर जनरली हम फर्स्ट सेंटेंस में ऐसे यूज नहीं करते, फिर भी चलो शायद हो जाए। द कंसेप्ट ऑफ होमवर्क बिगैन मतलब शुरू हुआ। इसका मतलब 2 नंबर सेंटेंस मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ होमवर्क बिगैन की बात कर रहा है, कोई चीज की शुरुआत होने की बात कर रहा है। 3rd, बाय डूइंग सो कौन, क्या सो किसके लिए आ रहा है नहीं पता, ये फर्स्ट सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। इंस्टेड का मतलब इसके पहले में कुछ और जिक्र कर चुका है और कह रहा है उसके जगह पर, किसके जगह पर नहीं पता। द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट, दिस मतलब है कि इसके पहले किसी कंसेप्ट का जिक्र हो चुका है। इसका मतलब ये सेंटेंस तो पहला नहीं हो सकता, लेकिन ये जो वर्ड कंसेप्ट है ये मुझे जाना पहचाना लगा। क्यों? क्योंकि 2nd में द कंसेप्ट ऑफ होमवर्क से हम लोगों ने शुरुआत की थी। दिस मीन्स सेंटेंस लैक ऑफ सच लेजर टाइम। 6th में आ जाओ, लैक ऑफ सच लेजर टाइम। एक तो लेजर के साथ जो टाइम वर्ड है ना, सुपरफ्लुअस है और बहुत ज्यादा लोग यूज कर लेते हैं, इसलिए यहां पर कई बार सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखेगा, तो उसमें उतना ध्यान मत देना, ठीक है ना। लेकिन आप देखो ध्यान से, द लैक ऑफ सच लेजर टाइम, सच लेजर टाइम, कौन सा लेजर टाइम नहीं जिक्र है इसके पहले, यानी कि ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। दैट मीन्स मुझे महसूस हो रहा है पहला सेंटेंस 2 और उसके बाद मैं 5 भी चेक कर लूंगी, ठीक है। मुझे पहला और दूसरा कुछ एहसास हो गया कि कहां से आया। देखो
द कंसेप्ट ऑफ होमवर्क बिगैन सो दैट द प्यूपिल्स, मतलब शिष्य होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, could revise that was being taught in the class. कंसेप्ट ऑफ होमवर्क इसलिए शुरू हुआ ताकि बच्चे क्लास में रिवाइज कर सके जो उन्हें पढ़ाया गया है, दैट आप घर में रिवाइज कर सके जो उन्हें क्लास में पढ़ाया गया है। अब आते हैं फिफ्थ में, द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट वॉज हाउएवर डिफीटेड। अब सही लग रहा है, लेकिन ये जो कंसेप्ट था ना होमवर्क का, वो डिफीटेड हो गया, यानी कि उसका जिस उद्देश्य से बना था उसकी पूर्ति नहीं हुई। क्यों? When the school started overburdening students with so-called homework, स्कूल क्या करने लगे? बच्चों को ओवरबर्डन करने लगे होमवर्क से। अब बच्चे जब ओवरबर्डन होने लगे होमवर्क से, तो बच्चे जब ओवरबर्डन हुए होमवर्क से तो क्या हुआ होगा? अब हम आगे से देखते हैं। By doing so, most of the schools took away the leisure time of the children. अब बताओ, ज्यादा होमवर्क दिया तो क्या हुआ? उसका नतीजा थर्ड पर। देखो, यहां पर इस कंसेप्ट वर्ड को हमने देखा और मैंने कहा दिस कंसेप्ट, दिस का मतलब होता है कि नजदीक में ही कहीं कंसेप्ट का जिक्र था, इसीलिए यहां पर दिख गया कंसेप्ट, तो हमने यहां पर दिस कंसेप्ट के 2 के बाद 5 को जोड़ दिया। अब जब यहां कहा कि ओवरबर्डन कर रहा है बच्चों को होमवर्क से, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? उसका नतीजा है कि जो लेजर था, टाइम उसके पास, खाली समय, वो ले लिया गया, खत्म हो गया। यानी बच्चे घर आते हैं तो बैठ के होमवर्क ही करते रहते हैं, है ना? अब देखो, most of the schools took away the leisure time of the children. अब ध्यान दो, मैंने अभी जब कहा था lack of such leisure time, भाई कौन सा leisure time? तो leisure time वही तो leisure time जो इसका जिक्र यहाँ हुआ है, यानी कि उसके बाद 6 होना चाहिए। जब कह रहा है lack of such leisure time, यानी such leisure time, कौन सा such? यही तो जिसका जिक्र इसके पहले हुआ है। जब बच्चों का आप लेजर वापस का लेजर जो खाली समय है आपने ले लिया, तो lack of such leisure time does not allow the children to develop creative pursuits, यानी कि जो बैठ के वो क्रिएटिविटी कर सकते हैं, यानी कि अपने में डांसिंग स्किल ला सकते हैं, अच्छा गाना प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पेंटर बन सकते हैं बढ़िया, वो सब खत्म। क्यों? क्योंकि वो बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। अब 6 के बाद क्या होगा? 6 के बाद सीधा 1 होना चाहिए। द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी इज हाउएवर पुट ऑन द प्रेजेंट जनरेशन बाय मॉडर्न एजुकेशनिस्ट। अब जब आपने उसका लेजर टाइम ले लिया तो उसमें क्रिएटिविटी खत्म हो गया। फिर मॉडर्न एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि भैया तुम्हारे में क्रिएटिविटी है ही नहीं। तुम जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट जो है वो ब्लेम लगाते हैं बच्चों पे, तुम्हारे में तो क्रिएटिविटी नहीं है जो हम में था। ठीक है, अब देख लो, इंस्टेड these educationists should suggest lowering of burden of homework to the commission for educational reforms. इसका मतलब है कि ये जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो बच्चों पर, उससे अच्छा है कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के जो कमीशन से, उनको बोलो ना, उनको बोलो कि आप इतना बर्डन क्यों कर रहे हो। इसका मतलब है कि इसके बाद 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एजुकेशनल रिफॉर्मर्स की एजुकेशनल मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की बात हो रही है और यहाँ पर भी मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की बात हो रही है। बता रहा कि ये क्या कर रहे हैं, ब्लेम करते हैं। उनको क्या करना चाहिए? कमीशन को सजेस्ट करना चाहिए। आपका देखो ये ऑर्डर बना, यानी कि आप ऐसे केसेस में जो ऑर्डर दिया है उसको इस तरह से सेट करोगे ताकि अब हमें आंसर बनाने में दिक्कत ना हो। यानी पहले आप पूरे सेंटेंस को अरेंज करोगे। what should be the third sentence? Third sentence is 3. Answer is C. First sentence 2. Answer is
B. Second sentence 5, answer is D. देख रहे हो? Sixth sentence यानी last sentence 4, answer is C. And fifth sentence 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1, answer is A. हमारा पांचों उसके बाद ऐसे होगा। बताओ, ये आपके बैंक के एग्जाम्स का क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद जो 7 नंबर है वो भी आपका बैंक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जानते हो परफेक्ट एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना प्रैक्टिस करने वाले, वो बैंक वाले ही होते हैं। आपको बता देता है कि कौन से सेंटेंस पहले होगा, कौन से उसके बाद होगा। अब 7th में 1 से लेकर 6 नंबर तक सेंटेंसेस है। इन टर्न द बायर, इन टर्न का मतलब होता है के बदले में, या इन टर्न मतलब उसके बाद कोई बात कर रहे हैं। अब इन टर्न तो मैं तब कहूं ना जब उसके पहले कुछ और होगा। देयर आर 2 पार्टीज, दीज 2 पार्टीज, कौन से 2 पार्टीज? दीज 2 पार्टीज का मतलब है इसके पहले पार्टीज का जिक्र हो चुका है, कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता पहला सेंटेंस। दिस मीन्स, क्या मीन्स? इसके पहले कोई चीज का बात के जिक्र होगा तब ना उसका मतलब समझाएगा आपको। दिस मीन्स अगेन ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। He pays money to the franchisor, कौन पे? पता ही नहीं। अब आया A franchising agreement includes 2 parties। इसका मतलब है कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो ये है कि एक फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट जब होता है उसमें 2 पार्टीज होते हैं, और दीज 2 पार्टीज आर कॉल्ड फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, यानी 5 के बाद 2 होगा। पहले तो हम बताएं फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में 2 पार्टीज होते हैं। अब वो 2 पार्टीज का नाम बताया, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, इसका मतलब पहले तो मैं फ्रेंचाइजर का नाम लूंगी, उसके बारे में बात करूंगी। देखो फ्रेंचाइजर कहाँ है? 6th में है। द फ्रेंचाइजर इज द बिजनेस हाउस एंटिटी which grants the franchisee license। यानी मान लो आप केडी कैंपस का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो फ्रेंचाइजर मैं होंगी, फ्रेंचाइजी आप होंगे। तो फ्रेंचाइजी कौन होगा? फ्रेंचाइजर कौन होगा? वो बिजनेस हाउस या एंटिटी जो फ्रेंचाइजी लाइसेंस देगा। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी लाइसेंस देगा। अब देखो फ्रेंचाइजी लाइसेंस का मीनिंग बता दिया है। दिस मीन्स दैट इट गिव्स परमिशन फॉर द बायर to use its name and sell its product। यानी जब मैंने आपको परमिशन दिया कि ठीक है हम दोनों के बीच में ये फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट होता है, आप केडी कैंपस का नाम यूज कर सकते हो, हमने आपको लाइसेंस दिया, फ्रेंचाइजी लाइसेंस दिया, तब क्या होगा? तब 3rd होगा। दिस मीन्स दैट इट गिव्स परमिशन फॉर द बायर टू यूज इट्स नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये परमिशन देता है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हो गया, परमिशन दे दिए, इसके बदले में आप क्या करोगे? इन टर्न द बायर इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी। अब आ रहा है आप फ्रेंचाइजी कहलाओगे। आप क्या करोगे? आप पे करोगे मनी टू द फ्रेंचाइजर एंड एग्रीज टू ओबे द रूल्स द फ्रेंचाइजर मेक्स, और आप उन नियमों के तहत काम करोगे जो मैंने बनाया है। ध्यान से देखो, ये बताया कि एक फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में 2 पार्टीज होता है, यहां बताया फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। पहला जिक्र फ्रेंचाइजर का किया है, तो पहले फ्रेंचाइजर की बात की है। फ्रेंचाइजर एक एग्रीमेंट बनाता है, वो एग्रीमेंट क्या है उसका जिक्र 3rd में है। वो एग्रीमेंट आपको ये राइट देता है, फ्रेंचाइजी को ये राइट देता है कि आप उसका नाम यूज कर सकते हो। अब फ्रेंचाइजी कौन है? वो बायर है फ्रेंचाइजी, और वो क्या करेगा? उसी नियम के तहत काम करेगा जो फ्रेंचाइजर बनाएगा। देख लो
प्रॉपर ऑर्डर ये है हमारा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, देखो सीधा सीधा, विच इज द फोर्थ सेंटेंस? 3, आंसर इज बी। विच इज द लास्ट सेंटेंस? 4, आंसर इज सी। विच इज द सेकेंड सेंटेंस? 2, आंसर इज ए। Which is the third sentence? 6, answer is B. And which is the first sentence? 5, answer is E. अब आओ 8th नंबर में, और 8th में आप देखोगे पहला सेंटेंस तो बहुत बड़ा है ना। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अब for example, if we measure the room temperature continuously and plot its graph with time on x-axis and temperature on y-axis, we get a continuous waveform which is an analog signal. Analog is always continuous. The absence or presence of something can be used to plot a digital signal. An analog signal is a continuously varying signal. Any signal can be classified into one of the two types, analog and digital. मेरा introductory sentence तो चौथा यहाँ पर था, यानी कि अब मैं किसी तरह का फिजिक्स का कोई सेंटेंस है, उसमें बता रहा है कि एक सिग्नल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है ना। अब एनालॉग एंड डिजिटल की बात किया तो सबसे पहले एनालॉग की बात किया है, फिर डिजिटल की बात किया है। अब चलो एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो पहले आपको मैंने कहा एयर पॉल्यूशन, तो पहले पूरा एयर पॉल्यूशन खत्म करोगे तभी तो वाटर पॉल्यूशन पे जाओगे। इसका मतलब चुन चुन के हर सेंटेंस में जहां भी एयर पॉल्यूशन दिखा सबको इकट्ठा एक जगह करेंगे, फिर वाटर पॉल्यूशन पे जाएंगे। यहां पर भी मुझे देखना पड़ेगा एनालॉग जहां पर भी है पहले तो उनको इकट्ठा खत्म करके मुझे, तब मैं जाऊंगी किसमें, तब डिजिटल में जाऊंगी। एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द 2 टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल। अब एनालॉग का डेफिनेशन कहाँ है? 3rd में है। An analog signal is a continuously varying signal similar to a sinusoidal waveform। भाई फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं आता है उतना डिटेल में, छोड़ो ना, हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ देखना है कि एनालॉग का डेफिनेशन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और सिनुसॉइडल वेव फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए देखो 1 नंबर में आपको एनालॉग का वेव फॉर्म का पूरा कंप्लीट अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया कि ये वेव फॉर्म कैसा वेव फॉर्म है, यानी उसके बाद 1 नंबर में हो गया खत्म। अब आते हैं, बच गया क्या? बच गया हमारा 2 और 5। अब इसमें 5 नंबर पहले होगा क्योंकि कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट a digital signal takes the form of pulses where we have something or nothing, यानी कंटिन्यूअस कुछ नहीं है, एनालॉग के विपरीत इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और कहा है या तो समथिंग है या फिर नथिंग है। वही समथिंग नथिंग का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ समथिंग, यानी कि 2, ठीक है। This presence or absence of something can be used to plot a digital signal। इसका मतलब सबसे पहले कहा कि सिग्नल एनालॉग या डिजिटल हो सकता है। एनालॉग का डेफिनेशन हमको 3 में मिला, जो भी बचा खुचा इंफॉर्मेशन था एनालॉग का वो 1 में खत्म। डिजिटल का इंट्रोडक्शन, इसके विपरीत डिजिटल क्या होता है और डिजिटल के बारे में जो भी बचा खुचा मामला था इसमें खत्म। जिसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस 4, answer is D. 5th sentence 2, answer is B. 4th sentence 5, answer is 3rd में 4 sentences,
5, answer is E. Third sentence 1, answer is A, and second sentence 3, answer is C. देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? इसलिए मैं कहती हूँ रीडिंग करो, रीडिंग करने से अपने आप आपको महसूस होगा भाई हाउएवर से सेंटेंस की शुरुआत तो नहीं होगी, बट क्या उसके पहले कुछ तो पता चले फिर बट लगाएंगे, इससे तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। सेंटेंस में मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए, इंट्रोडक्शन में कुछ तो हो जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। अब आओ 9th में और 10th में जो आपको कंफ्यूज करता है, जो अच्छे रीडर्स होते हैं उनको भी कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, सुनो, देखो 9th का 1 सेंटेंस, हिज वाइफ ट्रैवल्ड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, किसकी वाइफ नहीं पता, चलो आगे देखो। द किंग वॉज नोन एज ए ग्रेट वॉरियर, ये लग रहा है पहला सेंटेंस हो सकता है किंग के बारे में बता रहा है। 3rd में यू चोज टू कॉन्कर, ये क्या है नहीं पता। ही हैड कॉन्कर्ड, ही कौन है इसका भी जिक्र है, पहले हमको लग रहा है द किंग है, शायद वही होगा। मुझे लग रहा है किंग वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एक बड़ा योद्धा था। जो योद्धा होते थे वो कंट्रीज पे कब्जा करते थे, इसका मतलब 2 और 4 ये कहीं से जुड़ा हुआ है। अब आओ, कुछ लोग सोचते हैं जैसे कहते हैं ना वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं वन डे, कि वन डे से तो शुरू हो सकता है सेंटेंस। One day, thieves attacked and killed a merchant and his son in one of them. One of them, कौन them? ये them है कौन? In one of them, किसमें? यहीं पर फंस गए, 6 सेंटेंस 1 नंबर नहीं हो सकता था। आ जाओ, क्या है? The king was known as a great warrior, एक बड़ा योद्धा था वो। जो योद्धा होते थे, He had conquered many countries, उसने बहुत देशों को कॉन्कर किया था। इसका मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब इन्हीं कंट्रीज में से एक में एक बार कुछ चोरों ने एक मर्चेंट और उसके बेटे की हत्या कर दी। देखो 6 नंबर इसके बाद आएगा। अब समझ में आ रहा है वन ऑफ देम कौन है? उन देशों में से कौन से देश जिन पे इसने कब्जा किया था, उनमें से एक देश में थीव्स जो थे उन्होंने अटैक किया और एक मर्चेंट को मार दिया। इसका मतलब है आंसर इज कौन सा? देखो ये 6 हो गया, 3rd वाला। अब क्या हुआ कि एक मर्चेंट को और उसके बच्चे को मार दिया। किल्ड अ मर्चेंट एंड हिज सन इन वन ऑफ देम। हिज वाइफ, किसकी वाइफ? यानी मर्चेंट की वाइफ हो गया। ट्रैवल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड टू द पैलेस टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द किंग। वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके गई और किंग से डिमांड की, ऐसा कैसे हुआ मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ। देखो हिज वाइफ, आप समझ में आया किसकी वाइफ? किल्ड अ मर्चेंट एंड हिज सन, तो इसका मतलब मर्चेंट एंड हिज सन, तो मर्चेंट की ही वाइफ होगी, है ना। तो राजा ने गुस्से में कहा, 5th नंबर में आएगा अब, हाउ कैन यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैपेंड सो फार अवे। मैं यहां पर हूं, यहां से इतने दूर पे ऐसा कुछ हुआ, उसके लिए तुम मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हो? तो उसने जवाब क्या दिया? यू चोज टू कॉन्कर अस, तुमने हमारे पर कब्जा किया, बट डू नॉट रूल अस प्रॉपरली। फिर क्यों कब्जा किया जब तुम हमें रूल नहीं कर सकते? अगर तुम्हारा कहना है कि इतने दूर में जो देश है, जो प्रदेश है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उस पर कब्जा क्यों किया? ठीक है। मर्चेंट वॉज ए ग्रेट, द किंग वॉज ए ग्रेट वॉरियर। जो योद्धा होते हैं, ही कॉन्कर्ड मेनी कंट्रीज। वन ऑफ द कंट्रीज यानी वन ऑफ देम में एक बार एक मर्चेंट और उसके बेटे की हत्या हो गई। उसकी वाइफ, किसकी वाइफ? मर्चेंट की वाइफ, किंग की वाइफ नहीं थी, तो मर्चेंट के बाद उसका जिक्र हुआ। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जाके राजा से कहा, ऐसा कैसे हुआ?
उसने गुस्से से कहा मुझे कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं। तो कहा फिर इतने दूर बैठना ही है तो हम पर कब्जा क्यों किया। ठीक है, जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। देखो ये ऑर्डर है, आ जाओ। विच इज द फोर्थ सेंटेंस, 1 2 3 4, 1 आंसर इज ए। थर्ड सेंटेंस 6 आंसर इज ई। लास्ट सेंटेंस 3 आंसर इज बी। First sentence 2 answer is B and second sentence 4 answer is C। बताओ कोई डाउट है तो। इस तरह से आपको जब 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तब मैं इतना अच्छे से सारा का सारा कर रही हूं, अदरवाइज क्यों करूंगी इतना। ठीक है, और आओ अब लास्ट में फिर से देखो S1 S6 समझ गए, CDS का क्वेश्चन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। हैव यू रेड दिस बुक? S6 में कह रहा है रेड दिस बुक। कौन सी बुक की बात हो सकती है? ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक का नाम था, नेहरू ने लिखा था, है ना। क्यू के बाद S6 मुझे महसूस हो रहा है। देख लो, कभी कभी ऐसा होता है, नजर ऐसे ही चला गया ना, हैव यू रेड दिस बुक, कौन सा बुक, सीधा नीचे नजर फिसला डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्यू के बाद S6 होना चाहिए। दिस मीन्स हमारा ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा, बस 2 ही ऑप्शन में रहते हैं अभी। यानी फर्स्ट सेंटेंस या तो पी होना चाहिए या तो आर होना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। पी में है दे शुड देयरफॉर, दे कौन है यहाँ पे? दे पता नहीं, कोई नहीं है। दोस हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइन यूनिटी इन अपरेंट डाइवर्सिटी हो गया आंसर मेरा। S1 के बाद आर आ रहा है और खत्म हो रहा है क्यू में। आर में शुरू, एस में खत्म, सॉरी आर में शुरू क्यू में खत्म, आंसर इज डी। क्या समझ में आया? कभी कभी आप सरसरी तौर पे जब देखते हो ना तो बीच में कोई शब्द में अटकते हो तो तुरंत एक बार नजर डालो क्या बोलना चाह रहा है। चलो फिर से एक बार पूरा समझ लेते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। विभिन्नता में एकता एक यूनिक फीचर है इंडिया का, जो सबसे अलग हटके है। उसके बाद जरा आर में देखो, दोस हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइंग यूनिटी इन अपरेंट डाइवर्सिटी फेल टू अंडरस्टैंड दिस कंट्री प्रॉपरली। जो जाहिरन तौर पर आपके डाइवर्सिटी है उसके अंदर जो छिपा हुआ यूनिटी है, अगर वो नहीं देख पाता है तो वो देश को यानी भारत देश को वो ठीक से समझ नहीं पाएगा। ठीक है, दे शुड देयरफॉर, अब दे समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे दोस्त यानी कि पीपल की बात कर रहा है। दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, द इंडियन इथॉस सो टू से। इसका मतलब जो आत्मा है जो देश का, जो अंदर देश की आत्मा है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा, माइंड एंड स्पिरिट को समझना पड़ेगा देश का। ठीक है, उसके बाद आते हैं then they will discern strands of common heritage running all through the differences of language, dress, food, method of worship, etc. उसके बाद वो जो तार है, जो धागा है, जो बुनता है सब लोगों को, चाहे विभिन्नता है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग फूड है, लेकिन सबको जो एक धागे में पिरोया हुआ है तब उसको वो समझ पाएगा। स्ट्रैंड का मतलब धागे का जो होता है ना वो पतला सा, उसको भी तो स्ट्रैंड ही कहते हैं ना। उसके बाद नेहरू हैज रेफर्ड टू दिस यूनिटी वेरी फीलिंगली इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हैव यू रेड दिस बुक? इफ नॉट यू शुड डू सो नाउ। यानी कि क्यू के बाद S6। अब देखो कहाँ गलती कर सकते हो। नेहरू हैज रेफर्ड टू दिस यूनिटी। बाई चांस अगर किस्मत खराब हो तो S1 का यूनिटी के बाद अगर आपकी नजर Q का दिस यूनिटी पे पड़ गया ना तो Q यानी आंसर A मार्क करके निकल लोगे, बस सारा खत्म मामला ही। बताओ समझ में आया?
सो सेंटेंस अरेंजमेंट आपसे तब होगा जब आपको सेंटेंस को अरेंज करना आएगा, मतलब एक पैराग्राफ में अच्छे से सेंटेंसेस को मीनिंगफुल तरीके से आप एक ऐसा अरेंजमेंट करोगे कि एक पैराग्राफ बनेगा, या फिर शब्दों को ऐसा अरेंज करोगे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा और उसके बाद उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। लेकिन एसएससी में क्योंकि एक अरेंजमेंट पे सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने का, और बाकी बैंक पीओ में तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा।